हम आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की चिकनकारी की बात करेंगे। अगली कढ़ाई है उत्तर प्रदेश की चिकनकारी। आप देखते हैं लखनवी कुर्ते बोलकर आते हैं कि लखनवी कुर्ते हैं, वो चिकन की कढ़ाई होती है जिसे चिकनकारी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में चिकनकारी का काम किया जाता है। लखनऊ में चिकनकारी कढ़ाई के लिए सदा से ही प्रसिद्ध रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चिकनकारी का काम हमेशा के लिए प्रसिद्ध रहा है। लखनवी कुर्ते बोलते हैं कि लखनवी कुर्ता है, तो चिकनकारी यहाँ के चिकनकारी वस्त्र विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। चिकनकारी कढ़ाई में शैडो वर्क किया जाता है, शैडो काम किया जाता है, शैडो काम किया जाता है, इसको बोलते हैं शैडो वर्क किया जाता है। शैडो काम किया जाता है, यानी इसकी जो कढ़ाई है वो शेड की तरह लगती है, जैसे कि शेड वर्क किया गया हो। चिकनकारी कढ़ाई एक प्राचीन कढ़ाई है। इसके उद्गम एवं विकास से संबंधित कई कथाएं इसके लिए प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार ये कहा गया है कि मुर्शिदाबाद की राजकुमारी सिलाई एवं बुनाई कला में अत्यंत निपुण थी। तो उसने क्या किया, जब उस राजकुमारी की शादी ओथ के नवाब से हुई तो उसने अपने पति के लिए चिकनकारी कढ़ाई कला से एक टोपी बनाकर भेंट की। यह टोपी श्वेत जो सफ़ेद मलमल है के वस्त्र पर सफ़ेद रेशमी धागों से बनी हुई थी, जो कि बहुत ही सौंदर्यमय एवं अलौकिक लगती थी। नवाब इस टोपी से अत्यंत प्रसन्न हुए और तभी से कहते हैं कि चिकनकारी कला का विकास हुआ। तो उसके पीछे ये कहानी है कि चिकनकारी का जो काम है वो कहाँ से हुआ था। सफ़ेद मलमल के वस्त्र पर मलमल के वस्त्र पर श्वेत मलमल के वस्त्र पर श्वेत धागों से, श्वेत जो रेशमी धागे होते हैं, श्वेत धागों से की गई, रेशमी तो नहीं, सफेद रंग के धागे होते हैं, श्वेत धागों से चिकनकारी का काम किया जाता है। सफेद कपड़े पर सफेद रंग के धागों से ही उसका चिकनकारी का काम किया जाता है ज़्यादातर, और ये देखने में अत्यंत ही सुंदर लगती थी, मानो गंगा यमुना की पवित्र जलधारा ही वस्त्र पर उतार दी गई हो ऐसी लगती थी। और रंगों के अभाव होते हुए भी इसके सौंदर्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। यानी रंगों का अभाव कैसे होता था, इसमें मल्टी कलर्स का यूज़ नहीं किया जाता, सिंगल जो सेम फैब्रिक होता है, जो सेम कलर होता है, उसी के धागे का इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरी जो कहावत है उसके अनुसार कहा जाता है कि फैज खान नामक एक बुनकर अपनी लंबी यात्रा के दौरान लखनऊ के पास एक गांव में ठहरना चाहा। उसने वहाँ पर ठहरना चाहा, उसे जोरों की प्यास लगी थी, अतः उसने मोहम्मद सैर खान से पानी पिलाने का आग्रह किया। साथ ही ठहरने के लिए व्यवस्था करने को कहा गया, तो मोहम्मद सैर खान ने उसे सम्मानपूर्वक ठहराया एवं पानी भी पिलाया। इससे फैज खान अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने क्या किया, उसने मोहम्मद सैर खान को
चिकनकारी की कला सिखाई। उसे चिकनकारी का काम आता था, तो उसने उसको मोहम्मद सैर खान को क्या किया, चिकनकारी की जो कढ़ाई थी उसको करना सिखाया। अतः मोहम्मद सैर खान को चिकनकारी का जन्मदाता माना जाता है। लखनऊ में आज भी मोहम्मद सैर खान के मजार पर चिकनकारी करने वाले कलाकार बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति से दर्शन करने के लिए जाते हैं तथा उनको नमन करते। तो ये इनके पीछे दो कहावतें बताई गई हैं। चिकनकारी कढ़ाई अत्यंत सूक्ष्म, बारीक और कोमल होती है और पहले यह केवल श्वेत मलमल के वस्त्र पर श्वेत रेशमी धागों से ही बनाई जाती थी। पहले तो श्वेत जो मलमल के वस्त्र होते, श्वेत रेशमी धागों से ही इसके ऊपर कढ़ाई की जाती थी। परंतु मुगल काल में, परंतु धीरे धीरे आजकल क्या है, अन्य वस्त्रों पर भी 2x2 पर, कैमरे पर, ऑर्गेंडी, शिफॉन, जॉर्जेट, नेट, वॉयल आदि कपड़ों पर भी क्या है, इसकी कढ़ाई, चिकनकारी का काम काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। और इसमें कलर, फैब्रिक के साथ साथ, अलग अलग कपड़े के साथ साथ ही अलग अलग रंग के धागों का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। पहले रेशमी धागे का प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल सूती एवं रेशमी धागों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। चिकनकारी करने से पूर्व वस्त्र पर नमूने छाप लिए जाते हैं, नमूने ट्रेस किए जाते हैं, नमूने ट्रेस किए जाते हैं वस्त्र के ऊपर। फिर उसको नमूने किस प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सोर्सेज से, नेचुरल जो सोर्स होते हैं उनसे प्राप्त किए जाते, लिए जाते हैं। घरेलू जो उपयोगी उपकरण होते हैं उनके, और जैसे चावल का दाना, गेहूं की बाली, फूल, फल, पशु पक्षी, पत्ते इत्यादि, मोर, तोता आदि, इनका प्रयोग इस डिजाइन के लिए किया जाता है। चिकनकारी में मुख्यतः साटिन, स्टेम, मूरी, इसमें साटिन, स्टेम, मूरी, स्टेम धागा है, सॉरी स्टेम स्टिच है, मूरी, मूरी भी मूरी है, मूरी, और इसके अंदर हैरिंग बोन, हैरिंग बोन, टांके का प्रयोग, ये स्टिचेज हैं डिफरेंट टाइप्स की। स्वाटिन, स्टेम, मूरी, हैरिंग बोन, इन टाकों का इस्तेमाल करके ये चिकनकारी का काम किया जाता है। बखिया एवं विभिन्न टाकों की मदद से नमूने को अलग अलग रूप से दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त पुरुषों में कुर्ते, टोपी, कफ, कॉलर, मेजपोश, दुपट्टे, रुमाल, कुर्ता, ब्लाउज आदि, इनसे आदि के ऊपर कढ़ाई की जाती है। चिकनकारी की मांग विदेशों में अधिक है, इसलिए इसका व्यवसायीकरण कमर्शियल हो गया है, यानी इसका कमर्शियल लेवल पे इसका उत्पादन होने लग गया है। इसे पुरुष और स्त्री दोनों ही चिकनकारी के वस्त्र पहनते हैं। तो इसलिए क्या है, जो ये वस्त्र है देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये तो थी चिकनकारी के भी कहाँ से क्या इसका आविष्कार हुआ, कौन से टाके इसके अंदर किए जाते हैं। अब हम चिकनकारी के प्रकार के बारे में जानेंगे कि चिकनकारी के प्रकार कितने प्रकार के, चिकनकारी कितने प्रकार की होती है। प्रकार, चिकनकारी के प्रकार, सबसे पहले है बखिया। बखिया ये क्या है, इसके अंदर क्या है, जो टाके लिए जाते हैं, ये क्या है, बखिया टाके का प्रकार है। कौन कौन से टाके इसके अंदर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं टाकों के आधार पर इसके टाइप्स बताए गए हैं। बखिया यह चिकनकारी का सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय टाका है। इसके अंदर सबसे जो लोकप्रिय टाका है वो बखिया ही है। बखिए से ही शैडो वर्क किया जाता है।
ये देखने में ऐसा लगता है, ये बखियां जो शैडो वर्क है वो वस्त्र के उल्टी तरफ से हैरिंग बोन स्टिच द्वारा सिलाई की जाती है। हैरिंग बोन स्टिच से इसकी उल्टी तरफ से इसकी कढ़ाई की जाती है। यह चपटा टाका होता है कोमल एवं महीन वस्त्रों में, और सीधी तरफ से नीचे का टाका स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चिकनकारी की यही विशेषता है कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। जो उल्टी साइड हो, जब इसकी सीधी साइड होती है, जिस तरफ से इसको बुनते हैं वो उल्टी साइड होती है, और जो उसका बैक होता है वो फ्रंट कहलाता है, यानी सीधा भाग कहलाता है। और जब हम इसको सीधी तरफ से देखते हैं तो पीछे की जो एम्ब्रॉयडरी है, कढ़ाई है, वो एज इट इज हमें दिखाई देती है, इसीलिए इसे शैडो वर्क कहा जाता है। नमूने की रूपरेखा पर सीधी तरफ से उल्टी बखिया के महीन महीन टाके द्वारा इसको बनाया जाता है। नमूने की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें मुख्यतः फूल, पत्तियां, पक्षियों आदि के चित्र इसके अंदर बनाए जाते हैं, बखिया के अंदर। दूसरा प्रकार है मूरी। मूरी टाका। मूरी टाका क्या है? यह चिकनकारी का गांठों वाला टाका होता है। ये गांठों वाला, गांठें दिखाई देती हैं। आप कई बार देखना कि चिकनकारी के जो कुर्ते वगैरह होते हैं उसके ऊपर गांठें भी दिखाई देती है। तो मूरी, उसके अंदर इसका मतलब क्या है, कौन सा टाका यूज किया गया है? मूरी। मूरी इसको यूज किया गया है टाके को। यह भी एक प्रचलित एवं लोकप्रिय टाका है। इसमें इन टाकों के उपयोग से फूल के नमूने का जो बीच भाग है वो भर दिया जाता है गांठ टाकों के द्वारा, और जिसमें फूल, पत्ती, उभरा उभरा नमूना ये दिखाई देते हैं। मूरी टाकों में चावल के दाने, गेहूं की बाली जैसे नमूने बनाए जाते हैं। इन टाकों के साथ खटाऊ टाकों के उपयोग करके नमूने में विविधता लाई जाती है। अलग खटाऊ टाका होता है, उसका प्रयोग करके इसके अंदर उनमें और विभिन्नता ला देते हैं, उसमें वैरायटी कर देते हैं कि भी हाँ देखने में वो सुंदर लगता है। अगला जो है प्रकार है वो फंदा। फंदा होता है, यह भी मूरी टाके के समान ही, मूरी के समान ही ये टाका फंदा होता है। और इसमें भी क्या होता है, इसमें कांच वाले टाकों के से नमूने के छोटे छोटे छिद्र बना दिए जाते हैं। छोटे छोटे इसके अंदर छिद्र बना दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे छिद्र बना देते हैं। कई देखना चिकनकारी के वस्त्र में चिकन छोटे छोटे नमूने वो होल बने होते हैं, और इनको क्या है, छोटे छोटे छिद्र इनमें बना दिए जाते हैं। इस टाके के उपयोग से चावल के दाने, गेहूं की बाली और अन्य अनाजों के नमूने इसके अंदर बनाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह फ्रेंच नॉट टाके का ही दूसरा परिवर्तित रूप है, और इसमें जो नमूने बनते हैं वो ये फ्रेंच टाके का ही दूसरा रूप है। और इसमें जो नमूने बनते हैं वो उभरे उभरे हुए बनते हैं, क्योंकि इनको भर दिया जाता है। इनको जो होल होते हैं, जो खाली होते हैं, इनको भर दिया जाता है छोटे छोटे छिद्रों को। अगला है वो है टेपची। टेपची प्रकार। टेपची में क्या करते हैं, यह साधारण कच्चा टाका होता है। साधारण कच्चा टाका होता है, और अथवा इसमें डार्लिंग टाके का, साधारण कच्चा और इसमें डार्लिंग टाके का प्रयोग किया जाता है। डार्लिंग टाके का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। यह टाका है वो चपटा टाका है। इसमें सीधी रेखाओं का उपयोग करके फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं। इसके द्वारा फूल पत्तियों के नमूनों में तिरछी रेखाओं को भरा जाता है।
इस टाँके से नमूने बनाने में अत्यधिक समय लगता है और एक धागे से नमूने की बाहरी रूपरेखा पर टाँके डाले जाते हैं। इस टाँके से फूल, पत्तियाँ, कलियाँ आदि के नमूने बनाए जाते हैं इस टाँके के द्वारा। अगला है जाली। जाली जो टाँका होता है चिकनकारी को जाली टाँकों के द्वारा अत्यंत सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है। नमूनों में क्या करते हैं, जाली का प्रभाव विकसित किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि जाली बनी हुई है, नेट का इफेक्ट देते हैं और धागे को खींचकर और कभी कभी छोटे छोटे छिद्रों को चारों ओर से सिलाई करके कस दिया जाता है, इस प्रकार उसके बीच में बड़े बड़े नमूनों के बीच में जाली बनाकर वस्त्र को सुंदरता से अतिशय वृद्धि की जाती है। ये जितने भी प्रकार के हैं आपने ये एम्ब्रॉयडरी जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या है आप इनको पहचान नहीं पाते। आप देखना कि जो ये जाली वाला है उसमें क्या करते हैं, खींच खींच के जब बनाते तो जो छिद्र होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और उनके बीच में वो जाली बना देते हैं, तो उससे क्या है वस्त्र देखने में सुंदर लगता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, जाली। ये भी क्या है, चिकनकारी का प्रकार है। अगला जो प्रकार है वो है खटाऊ। अगला चिकनकारी का प्रकार है खटाऊ। यह है चपटा टाँका। चपटा टाँका इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। इस कढ़ाई में शैडो कार्य किया जाता है। जो खटाऊ है इसमें चपटे टाँके का प्रयोग किया जाता है और इसमें शैडो जो कार्य होता है वो इसके अंदर किया जाता है। इसमें वस्त्र की उल्टी तरफ हैरिंग बोन टाँके का प्रयोग किया जाता है। हैरिंग बोन टाँके के द्वारा कढ़ाई की जाती है। इस कढ़ाई में सूक्ष्मता, बारीकी और महीनता देखने को मिलती है, जिसके कारण ये देखने में अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक लगता है। कैलिको वस्त्र पर, कैलिको जो वस्त्र होता है उस पर एप्लीक वर्क किया जाता है, जिसमें मुख्यतः फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं। तो ये थी हमारी उत्तर प्रदेश की, हमने 2 कढ़ाइयाँ की हैं। एक पंजाब की फुलकारी में हमने फुलकारी के प्रकार और बाग किया था। फिर उसके बाद में हमने उत्तर प्रदेश की चिकनकारी जो की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जितनी प्रकार की आपको जो एम्ब्रॉयडरीज करवाऊंगी वो सभी इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश की चिकनकारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, लखनऊ में मुख्यतः चिकनकारी का काम किया जाता है। तो उसके बाद में इसके पीछे की इसका नामकरण वगैरह कैसे पड़ा, उसके पीछे 2 कहावतें कही गई हैं। फिर इसके प्रकार की बात की तो इसके प्रकारों में था बखिया, मुर्री, फंदा, तेपची, जाली और खटाऊ, ये चिकनकारी के प्रकार थे। अब जो इसमें हमारा अगला जो प्रकार है वो है कश्मीर का कशीदा, कशीदा ऑफ कश्मीर। कशीदा ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर का कशीदा। कश्मीर अपनी प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षण के लिए आपको पता है पूरे संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। वहाँ के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो बड़े ही सुंदर होते हैं और उसे कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। कश्मीर की जो कढ़ाई है उसको कसीदा कहा जाता है। इसे कश्मीर को क्या कहा जाता है, धरती का स्वर्ग। कहते हैं कि धरती का स्वर्ग है तो वो कहाँ पर है, कश्मीर में है, धरती का स्वर्ग। और जो इसकी कढ़ाई है वो क्या
है कश्मीर का कसीदा है, यहाँ का प्रसिद्ध है। कश्मीर के कसीदा के नमूने में भी प्रकृति की झलक दिखाई देती है। प्रकृति के सुंदर सुंदर नमूने, आकृतियां दिखाई देती हैं। वहाँ के कलाकार कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य एवं अलौकिकता और वातावरण को वस्त्र पर जीवंत कर देते हैं। ऐसे कर देते हैं कि उसको पूरा जो उसके ऊपर कढ़ाई की गई है वो बिल्कुल नेचुरली ऐसे लगती है कि बिल्कुल जीवित है, सजीव है। वो देखने में बिल्कुल ही एकदम ऐसे लगती है कि हाँ, ये जीवित अवस्था ही है इसकी। कश्मीर की विशिष्ट कढ़ाई को ओकमी के नाम से भी जाना जाता है। जो इसकी कढ़ाई है उसको ओकमी के नाम से जाना जाता है। ओकमी के नाम से जाना जाता है। ओकमी मीन्स कश्मीरी कढ़ाई। कश्मीरी टांका है ओकमी। ओकमी है वो कश्मीरी टांका है। इसका भी कश्मीर की जो इसका अभिप्राय क्या है कि कश्मीर की काशीदाकारी इतनी सुंदर, आकर्षक, ऐश्वर्यशाली एवं वैभवशाली होती है मानो प्रतिबिंब दिख रहा है। इसे कश्मीर का टांका भी कहा जाता है, ओकमी को। और कढ़ाई का जो कार्य है वो मुख्यतः कश्मीर में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नमूने होते हैं वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, विशाल पर्वत होते हैं, बहती नदियाँ, झरने और झीलें, झरझर करती झीलें हैं, पशु पक्षियों, फूलों, पत्तियों आदि का चित्रण बहुत ही मनोहारी और सूक्ष्मता और कुशलता से ये काम किया जाता है। और इसके अंदर साटिन टाके के द्वारा भराई का काम किया जाता है। साटिन स्टिच होती है, उसके द्वारा जो कश्मीर में जो इसके वो बनाए जाते हैं, नमूने बनाए जाते हैं, उसको साटिन स्टिच के द्वारा इनको भर दिया जाता है। कश्मीर की जो शॉल है वो अपनी सुंदर, उसके अंदर सुंदर कढ़ाई, रंग बिरंगे नमूने, रंग का जो कलर जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही अट्रैक्टिव होता है। और नमूने कलाकार की कल्पना शक्ति और रचना एवं कोमलता के लिए संपूर्ण विश्व में ये काफ़ी लोकप्रिय हैं। कश्मीर की जो एम्ब्रॉयडरी है वो पूरे विश्व में उसकी अपनी एक अलग ही पहचान है। कश्मीर की कढ़ाई की कला का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ की शॉल की कढ़ाई ईसा से 300 वर्ष पूर्व से हो चुका है। उस समय भी कश्मीर अपने उत्कृष्ट शॉल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था तथा यहाँ के जो शॉल कानिकर के नाम से बेचे जाते थे। जो यहाँ के जो शॉल थे वो पहले कानिकर के नाम से बेचे जाते थे। कानिकर के नाम से इनको शॉलों को बेचा जाता था। उस समय फिर टेपेस्ट्री बुनाई काफ़ी प्रचलित थी। बुनाई थी वो काफ़ी प्रचलित थी। तो इसके पीछे ये कहा जाता है, प्रारंभ में शॉल बनाने का काम लूम पर किया जाता था, परंतु लूम के उपयोग पर क्या लगने लग गया, टैक्स लगने लग गया। उस टैक्स लग जाने से शॉल का जो निर्माण कार्य है वो हाथों से किया जाने लग गया। पहले हैंडलूम से करते थे, लूम्स के ऊपर उनका काम करते थे, लेकिन टैक्स अधिक लगने की वजह से वो क्या करने लगे, जो शॉल बनाने का काम था वो हाथों से करने लगे। शॉल पर कढ़ाई के लिए उसके ऊपर पहले नमूने कागज पर छापे जाते हैं, फिर उन नमूनों को कोयले की पाउडर लेकर उसकी सहायता से उसे शॉल पर उतारा जाता है, यानी ट्रेस किया जाता है उसको। दोरुखा नामक टांके से कढ़ाई की जाती थी।
जिससे शॉल के दोनों तरफ एक जैसे नमूने दिखाई देते थे, इसीलिए इसे दो रुखा बोलते हैं। दोनों साइड से एक जैसे नमूने दिखते हैं, एक जैसी कढ़ाई होती है और ऐसा लगता है कि दोनों तरफ एक ही है। इसकी कढ़ाई इतनी बारीक सूक्ष्मता एवं सफाई से की जाती थी कि इसका शॉल का उल्टा और सीधा भाग पहचानना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। इस कढ़ाई से बना शॉल ऐसा प्रतीत होता है मानो शॉल लूम पर तैयार किया गया हो। तो ये थी हमारी कश्मीर के कसीदे के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके जो प्रकार है वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।